आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम BA पार्ट 2 के सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको नए सत्र की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आप ये सिलेबस देख रहे हैं, इस सिलेबस में 5 यूनिट हैं और आज हम उन 5 यूनिट के महत्वपूर्ण चैप्टरों के बारे में बात करेंगे और आगे इसी प्रकार एक एक यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक आए हुए हैं, जिसे आने की संभावना है और नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर आपसे बात होगी। यही नहीं, उनमें एक एक प्रश्नों की फ्रेमिंग कराना, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु डाले जाएं और उनका निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, क्या अंतर होता है प्रश्नों में वर्णन करने में, व्याख्या करने में, आलोचना करने में, समालोचना करने में, ये सभी पहलुओं पर आपसे बात होगी। और यही नहीं, आंसर राइटिंग से लेकर के आंसर फ्रेमिंग तक एक एक यूनिट के बारे में आपसे बात इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती रहेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लगातार मेहनत करके हम अपने जो सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है उसे हम पूरा कर लेंगे और आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। परीक्षा को ध्यान में रख करके परीक्षा से पहले, और यही नहीं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे उनको कैसे लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, कौन से वो महत्वपूर्ण उस चैप्टर के स्रोत हैं, स्रोतों के संदर्भ में कैसे आंसर राइटिंग की जाए, इन सारे बिंदुओं पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा होगी। जैसा कि हम पहला यूनिट देख रहे हैं, पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। क्या है? गुप्त साम्राज्य। हम गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करेंगे और गुप्त साम्राज्य की खास बात क्या है कि इसमें गुप्त शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात होगी। महत्वपूर्ण जो शासक हैं गुप्त वंश के और उनके द्वारा जो उनके कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के बारे में चर्चा की जाएगी। वो महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम लोगों को देखना है, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं। ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम चंद्रगुप्त प्रथम के कार्य और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के बारे में बात होगी और इनके सामरिक अभियानों के बारे में बात होगी, चाहे वो उत्तरापथ की विजय हो या दक्षिणापथ की विजय हो। इसी प्रकार से हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और यहीं पर थोड़ा हूण आक्रमण के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हूणों का आक्रमण गुप्त काल में ही हुआ। और इसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। क्या वाकई जैसा कहा जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, क्या वाकई स्वर्ण काल था? इस बारे में भी चर्चा होगी और उन बिंदुओं पर चर्चा होगी कि आखिरकार वो कौन से कारक थे जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और हम इसी संदर्भ में आपसे बात करेंगे। अगर हम दूसरे यूनिट के बारे में बात करें, जो हमारा दूसरा यूनिट है वह है गुप्त वाकाटक संबंध। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वाकाटकों का साम्राज्य भारत के किन क्षेत्रों में स्थित था। जब हम टॉपिक पर आएंगे तो भारत के मैप पर हम वाकाटक के साम्राज्य को दर्शाएंगे और गुप्तों के साथ उनके कैसे संबंध थे, क्या शत्रुतापूर्ण थे या बाद में मित्रतापूर्ण हुए, और क्या उनके साथ क्या कैसे वैवाहिक संबंध हुए, उन सारे पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।
और यहाँ पर हम खास तौर पर हूण आक्रमण के बारे में भी आपसे बात करेंगे कि हूण कौन थे और उन्होंने भारत पर कौन से हूण शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया, उनका साम्राज्य किन क्षेत्रों में था और देखेंगे हूणों का क्या योगदान था। उन सारे पहलुओं पर यहाँ पर बात होगी। और यही नहीं, हम मौखरी वंश और परवर्ती गुप्तों के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ देखा जाएगा कि कैसे गुप्तों के सामंत थे और गुप्त साम्राज्य के पतन में इनकी भी भूमिका थी। शुरुआती दौर में ये इनके मैत्रीय संबंध थे, लेकिन जब ये स्वतंत्र राजा हो गए तो इनके संबंध शत्रुतापूर्ण स्थिति में बदल गए। और हम देखेंगे कि कैसे ये आपस में एक लंबे समय तक संघर्ष करते रहें। तो इन पहलुओं पर भी बात होगी कि मौखरी परवर्ती गुप्त संबंध या हूण आक्रमण और उसका प्रभाव या गुप्त वाकाटक संबंधों के बारे में भी सेकेंड यूनिट पर आपसे बात होगी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आगे हम देखें, जो हमारा तीसरा यूनिट होगा वो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से संबंधित होगा, जहां हम प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन के बारे में सामान्य परिचय देते हुए इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हर्ष के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हर्ष के बारे में। हर्ष के बारे में बात होगी। और आप देख रहे हैं हर्ष के कार्यक्षेत्र और हर्ष की उपलब्धियां। हर्ष ने बहुत सारे कार्य किए हैं और यह भी देखें कैसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। और शासन ही नहीं किया, उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई उस राजधानी को भी महत्व स्थापित की। हम कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनके विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में हम बात करेंगे। और यही नहीं, समकालीन शासकों से उनका क्या संबंध था। जब हम पुष्यभूति वंश के बारे में बात करेंगे तो हम परवर्ती गुप्त, मौखरी, गौर नरेश, शशांक के बारे में, और यही नहीं कामरूप के शासक के बारे में, गुजरात के शासक के बारे में, कश्मीर के शासक के बारे में और चालुक्य नरेश पुलकेशिन के संबंधों में भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम समकालीन शासकों के साथ उनके क्या संबंध हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हर्ष का अपने समकालीन जो शक्तियाँ थीं, शासक थे, उनके साथ उनके कैसे संबंध थे, और इन संदर्भ में भी आपसे बात होगी। हर्ष का पुलकेशिन के साथ संबंध या पुलकेशिन के साथ युद्ध की चर्चा की जाएगी। और महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है जो कमोबेश अक्सर पूछा जाता है कि हर्ष पुलकेशिन का युद्ध और इनके स्रोत के बारे में भी आपसे बात होगी। वो कौन कौन से अभिलेखीय या साहित्यिक प्रमाण हैं जो हर्ष और पुलकेशिन के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त हम ह्वेनसांग की यात्रा पर भी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि सियुकी के माध्यम से हम समकालीन शासक जो हैं हर्ष के किन किन क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम उन पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे। आगे अगर देखें तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वह है फोर्थ, और जिनमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात होगी, पाल वंश के बारे में चर्चा होगी और राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा होगी। और ये हम जब भी बात करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पाल वंश और यहाँ राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात होगी। और केंद्र में कन्नौज होगा। तो ये स्थितियाँ कब आई? जब देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु हो जा रही है और हर्ष के बाद कुछ समय के लिए क्षेत्रीय शासकों का शासन कन्नौज पर होता है, लेकिन कन्नौज की अपनी एक खास महत्व है, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। और बाद में तो यह भी माना जाने लगा कि जिसका कन्नौज पर अधिकार होगा वही उत्तर भारत का शासक माना जाएगा। और दोआब का क्षेत्र भी था। और देख रहे हैं कि शासक वर्ग ने
या वहाँ की आर्थिक स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की स्पर्धा में कई शासक कन्नौज को लेकर के युद्ध करेंगे और जिसे इतिहास में हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानेंगे। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 3 शासक मिलकर के कन्नौज को लेकर के युद्ध करेंगे और इनके युद्ध के चरण को देखेंगे। लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक यह युद्ध चलेगा और अंततः गुर्जर प्रतिहारों की विजय होगी। और ये गुर्जर प्रतिहार के जब विजय होगी, लेकिन युद्ध करते करते ये भी थक जाएंगे और आगे 25 वर्षों में ही प्रतिहारों का भी समापन हो जाएगा लगभग। और फिर इनकी पृष्ठभूमि पर जो नवीन राजवंशों का उदय होगा, हम उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। चाहे वो राजस्थान में देखेंगे, चाहे दिल्ली के तोमर की, राजस्थान में चौहानों की चर्चा करेंगे, दिल्ली में तोमर राजवंशों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हम कन्नौज में गढ़वाल की बात करेंगे, बुंदेलखंड में चंदेलों के संदर्भ में बात होगी, त्रिपुरी में कलचुरियों के बारे में बात होगी, मालवा में परमार के बारे में बात होगी। तो एक एक पहलुओं पर हम हमसे बात करेंगे। और यही नहीं, हम सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहेगा, लंबे समय तक रहेगा और हम देखेंगे इनके सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे, साहित्य पर बात होगी, धर्म पर बात होगी, प्रशासन पर बात होगी, कला पर बात होगी, स्थापत्य पर बात होगी, इन सारे पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो हमें जो अपना 4th यूनिट का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई राजवंश निकल करके आते हैं और इस राजवंश में कई महत्वपूर्ण शासक होंगे और इसलिए यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हर वंश में 2 या 3 महत्वपूर्ण शासक होंगे और उन शासक के कार्य या उपलब्धियों पर प्रकाश डालने की बात आपसे कही जाएगी। तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट यूनिट में, तो यूनिट 5th है, 5वीं यूनिट, जिसमें हम पल्लव साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और बाद में हम देखेंगे पल्लव का शासन क्षेत्र कहाँ पर था, चालुक्यों से कैसे चालुक्य वंश के शासकों से उनकी सीमा टकराती थी, चालुक्य कौन थे और साथ में उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ कैसी थी, इनकी उपलब्धियाँ कैसी थी, इन सारे प्रश्नों के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। और यही नहीं, चालुक्य कहाँ कहाँ के थे, तो वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इन चालुक्यों के बारे में भी बात होगी और जिनमें वातापी के चालुक्य सबसे महत्वपूर्ण होंगे और इस वंश के शासकों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं और इसमें विशेष तौर पर हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। यही नहीं, चालुक्यों के राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर भी चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी और इसके बाद हम देखेंगे चोल साम्राज्य के बारे में चर्चा होगी, जो कि दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश हैं। इनके राजनीतिक जीवन इनका क्या था, इनका प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे कि वर्तमान की समस्याओं का काफ़ी कुछ समाधान हमें चोलों के प्रशासन में देखने को मिलता है और इस तरीके से हम चोल प्रशासन और चोल वंश के महत्वपूर्ण शासक, उनके कार्य, उनकी उपलब्धियाँ और उनके सांस्कृतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है और कमोबेश हर साल चोलों से जुड़ा हुआ कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और साथ में यह भी देखेंगे कि इनके समकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी थी, उनके साथ इनके संबंध कैसे थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की, इनको जानने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि इस वंश के वो महत्वपूर्ण शासक कौन थे और उनका कार्य कैसा था। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर भी बात करेंगे और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी खास तौर पर बात होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम प्रशासन, धर्म, कला, साहित्य, स्थापत्य, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। तो आज का एक जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ये एक BA पार्ट 2 के पॉलिटिकल हिस्ट्री के 2nd पेपर के सिलेबस के बारे में है और हम सिलेबस के 5 यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम सिर्फ
और सिर्फ सिलेबस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हम आपसे पहले यूनिट से अब महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरे यूनिट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें यूनिट की चर्चा करने के बाद फिर एक एक प्रश्नों के संदर्भ में आपसे बात होगी और हम लगातार इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए कि आप लगातार आप अपने सिलेबस को देखते रहें और यहाँ के माध्यम से जो नई चीज़ें आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ की सूचनाओं को प्राप्त करके और जैसा कहा जाए वैसा करने का प्रयास करें। आप देखेंगे एक निश्चित समय अवधि में, माना थोड़ा बहुत नुकसान हुए हैं, लेकिन हम लगातार प्रयास करेंगे कि दिसंबर के पहले अपने सिलेबस को हम समाप्त करें ताकि आप अच्छा प्रैक्टिस करें और वो कौन कौन सा कार्य करें जिससे आपके नंबर आगे और बढ़िया आएँ और आपका परसेंट बहुत अच्छा बने और जिससे आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएं। तो उन सारी पहलुओं पर आपसे बात होगी और जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।